कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया है ना। आज हम अपने जो आपके कोर्स का द्वितीय प्रश्न पत्र है ना, उसकी 2 इकाइयाँ हो गई हैं। तीसरी इकाई का भी एक आपका उप इकाई हो चुकी है। ये आपकी 6वीं उप इकाई है, ठीक है। 6वीं उप इकाई जो आपका ये है द्वितीय तृतीय उप इकाई, वो क्या है? भारतीय संविधान में भारतीय संविधान एवं शिक्षा, ठीक है। और उसकी 6वीं उप इकाई शिक्षा का अधिनियम 2000, ठीक है। इसको मैंने पूरा डिटेल में एक उसमें लिख दिया है। उसमें है आपका ये चैप्टर निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। ये किसके अंतर्गत है? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अंतर्गत है। और यहाँ से आपका शुरू होता है कि यह अधिनियम जो है यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक बालक को गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा का अधिकार प्राप्त है और इसे राज्य, परिवार और समुदाय की सहायता से पूर्ण किया जाता है, ठीक है। तीनों शामिल होते हैं, राज्य, परिवार और समुदाय भी। 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बालकों को अपने पड़ोस के विद्यालय मतलब आस-पास के जो ज़्यादा नजदीकी के है ना, निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार मिलेगा, ठीक है। इसके लिए बालक और उनके विभागों से प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए कोई भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष शुल्क, विद्यालय शुल्क, गणवेश, पाठ्य पुस्तक, मध्याह्न भोजन, परिवहन शुल्क नहीं लिया जाएगा। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष शुल्क से क्या मतलब है? वो तो इंग्लिश में बोल दिया। प्रत्यक्ष मतलब ये कि ना ही सामने मांगना ना ही पीछे। हाँ, कि गैर कानूनी तरीके से है ना, पैसे हमको ये मंगवाना है, यहाँ पर पुस्तक मंगवाना है, या बच्चे देर से आते हैं तो उनके लिए कुछ व्यवस्था करना है, ये इनडायरेक्ट रूप से हो गया है ना। तो इनडायरेक्ट रूप से भी आपको कोई नहीं लेना, कोई पैसा नहीं लेना। और प्रत्यक्ष क्या हो गया? कापी किताब हो गई, गणवेश के लिए भी आपको कोई भी शुल्क नहीं लेना है, ठीक है। सरकार बालक को निःशुल्क विद्यालय सुविधा प्राप्त कराएगी जब तक कि उसकी प्राथमिक शिक्षा पूर्ण नहीं हो जाती। प्राथमिक शिक्षा कहाँ तक माना गया है? 1 से लेकर 5वीं तक, ठीक है। निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कानून 2009 क्या लिखा है? नहीं, प्रार्थना नहीं है। के बालकों के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। हाँ, था, उस समय की बात है ना। यहाँ पे थोड़ा सा मैं एडिट करूँगी। भारत के इतिहास में पहली बार बालकों को गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा का अधिकार दिया गया था, जिसे राज्य सरकार द्वारा परिवार और समुदाय की सहायता से अभी तक पूर्ण किया जा रहा है, ठीक है। ये इसकी प्रस्तावना हो गई। प्रारंभिक शिक्षा को सभी इस स्तर पर शिक्षा का प्रमुख यही कारण है कि प्राथमिक शिक्षा क्यों उनके लिए सरकार द्वारा नहीं कुछ उसका क्यों उनके लिए सरकार द्वारा प्रत्येक संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इन्हीं प्रयासों की महत्वपूर्ण कड़ियां हैं निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 संविधान के अनुच्छेद 21 में 21 का जोड़कर 21 था जो उसमें क जोड़ा है, संविधान में संशोधन किया गया है, जिसमें कि इस निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को बालक का मौलिक अधिकार बना दिया गया है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में पारित कर दिया गया था और अब तक देश का यह एक महत्वपूर्ण कानून है, जिसमें कि देश के 6 से लेकर 14 वर्ष तक के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार प्राप्त हो गया है। और इस विधेयक में केंद्र एवं राज्य सरकार के उत्तरदायित्व के बारे में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं।
ठीक है। ये थोड़ा सा मैंने चित्रों के माध्यम से इसको समझाया कि यह प्रावधान उन बच्चों के लिए जिन्हें कभी स्कूल में प्रवेश नहीं दिया गया। तो ये वाक्य से क्या समझ में आ रहा है? ये बात वो है जो उन बच्चों के लिए है। यह बात यह बताना चाह रहा है कि पहले क्या होता था, हमारे समुदाय में छुआछूत बहुत चलती थी, गरीबी ऊंची लेके। तो कुछ बच्चों को इस बात पे गरीबी कहते कि गरीब है तो उन्हें शिक्षा का अधिकार नहीं है, तो इस बात को लेकर उन्हें शिक्षा प्रदान नहीं की जा सकती थी। इसलिए एक कानून लाया गया है कि चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, कोई भी हो, इस कानून के तहत सबको अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी, पहले से 8वीं तक के बच्चों को। एक शब्द और बोला था जो अछूत वाला, हाँ, वो ज्यादा इसमें लागू होता है ना। ये अछूत है, नीच जाति का है, नीची जाति का है, गंदगी उठाते हैं तो इन लोगों यहाँ पर उच्च वर्ग के बच्चे पढ़ते तो यहाँ पर इनको क्या शिक्षा नहीं दी जाएगी, प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो उनके लिए खासकर ये अधिकार अधिनियम लागू किया गया। तो ये बच्चा देखो बेचारा क्या सोच रहा है कि मुझे स्कूल में नहीं आने दे रहे हैं, कितना दुखी है वो। ऐसे बच्चों को उनकी उम्र के अनुसार कक्षा में प्रवेश देकर स्कूल में लाने की आवश्यकता है। इस वाक्य से क्या समझ रहे हो, कोई और बताएगा? उनकी उम्र के अनुसार 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को ये शिक्षा का मौलिक अधिकार प्राप्त है। मान लो उसकी उम्र 10 वर्ष हो गई है और वो अभी तक प्रवेश नहीं लिया है उसने स्कूल में, तो फिर इस वाक्य का क्या अर्थ है? उनकी उम्र के अनुसार कक्षा में प्रवेश देकर। एक 10 जैसे पढ़ रहा है बच्चा पहली से, तो एक 10 वर्ष का बच्चा किस क्लास में होना चाहिए? 4थी में, है ना। तो उसको 4थी में ही प्रवेश देंगे, ठीक है। उसको बुलाकर, मान लीजिए किसी कारणवश वो प्रवेश नहीं ले पाया है, तो चूंकि उतने उम्र का बच्चा 4थी में होना चाहिए, तो उसको हम उस 4थी में ही उसको प्रवेश देंगे, उसको लाएंगे, ठीक है। इसके बाद मान लीजिए कोई बच्चा 10 साल का, वही मैंने अभी जो उदाहरण दिया, तो स्कूल में नामांकित नहीं है, तो बच्चे को उम्र के अनुसार यहाँ पर 5वीं कक्षा लिखा है, 4थी 5वीं हो, तो स्कूल में भर्ती कराना होगा। लेकिन अगर बच्चा कभी स्कूल नहीं गया है या बीच में उसने छोड़ दिया है, और अगर ऐसे बच्चे को उसकी उम्र के अनुसार सीधे उपयुक्त कक्षा में प्रवेश दिया जाता है, इसलिए बच्चे को आयु उपयुक्त कक्षा में अन्य बच्चों के साथ सक्षम होने के लिए, अब जो बच्चा पहली से पढ़ रहा है 4थी तक आ गया, 5वीं तक आ गया, उसको तो काफ़ी ज्ञान हो गया, रेगुलर है जो यदि बच्चा हो। लेकिन जो डायरेक्ट 4थी 5वीं में पहुंचा है, जिसने बीच में स्कूल छोड़ दिया या कभी एडमिशन नहीं लिया, ठीक है, तो उन बच्चों को हम उस क्लास के बराबर कैसे लाएंगे, उस क्लास के पाठ्यक्रम के बराबर कैसे लाएंगे? उसको अलग से उसकी पढ़ाई कराना पड़ेगी और एक निश्चित समय में उसे विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, माने अलग से समय में उसको पढ़ाया जाएगा। अब ये प्रशिक्षण कौन देगा? पहले टीचर को प्रशिक्षण मिले, समिति बनाई जाएगी, समिति बनाई जाएगी और पहले टीचर को प्रशिक्षण मिलेगा कि इन बच्चों को आप कैसे पढ़ाएंगे, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 4 साल हो गए, 4 साल का कोर्स उस बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे, है ना। तो उसके लिए एक विशेष प्रशिक्षण वो बना। उक्त प्रशिक्षण की अवधि कम से कम 3 माह की होगी, या फिर वो जितनी प्रगति कर रहा है, यदि रेगुलर है तो यदि हम उसमें 2 घंटे 3 घंटे डेली समय देंगे तो धीरे धीरे बच्चा कवर कर लेगा, ठीक है। ये मैंने खुद भी अपने आप में इसको प्रूफ किया है कि जब बच्चा 9वीं में आया था, यहाँ पर प्राथमिक शिक्षा की बात हो रही है, 9वीं 10वीं में भी यही हाल है कि ब्रिज कोर्स बनाया गया है, वही प्रशिक्षण, ब्रिज कोर्स का प्रशिक्षण होता है और फिर उसकी पाठ्य पुस्तकें बनती हैं, उनको किस प्रकार पढ़ाना है 3 माह में। यदि बच्चा रेगुलर है तो 3 माह में वो पढ़ना लिखना सीख जाता है ना। तो या फिर यदि बच्चा बीच बीच में नहीं आ रहा है तो उसकी प्रगति 3 महीने में वो 1 ही महीने आया, तो उसकी प्रगति के आधार पर उसको मूल्यांकन करके फिर वो समय अवधि और बढ़ा दी जाती है।
और ये समयावधि कितनी होती है? कम से कम 2 साल। 2 साल यदि वो प्रगति नहीं कर पाया, रेगुलर है तो 3 माह, है ना। यहाँ पर हम इन निर्देशकों को, जो निर्देश दिए गए, जो राज्य ने और केंद्र ने मिलकर बनाए हैं, तो इनको विधेयक के 7 अध्यायों और 48 खंडों में बांटा गया है। इन 7 अध्याय का एक शब्द धारा भी है। जैसे प्रश्न में जो आया था वो विभिन्न धाराएं लिखा था, है ना। तो यही है, इसमें 6-7 अध्याय हैं, जिसमें से आप 5 धाराओं के बारे में लिख सकते हैं। तो इनका संक्षिप्त विवरण है। पहला प्रस्तावना, ठीक है। प्रस्तावना में हम कौन कौन से स्कूल लेंगे? निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा विधेयक की प्रस्तावना में विद्यालयों को निर्धारित किया गया है कि इस अध्याय के खंड 2 में विद्यालयों को परिभाषित करते हुए 4 प्रकार के जो विद्यालय होते हैं उनको बताया गया है। पहला, सरकार द्वारा घोषित और संचालित विद्यालय जो गवर्नमेंट के हैं, सरकारी हैं, ठीक है। दूसरा, कुछ विशिष्ट विद्यालय हैं जो आवासीय होते हैं, है ना, केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय इत्यादि। और तीसरा, सरकार से अनुदान प्राप्त, ये कौन से विद्यालय होते हैं? प्राइवेट होते हैं, अर्धशासकीय कह सकते हैं, है ना, अर्धशासकीय कहते हैं। उसमें जो शिक्षकों को वेतन मिलता है, उनको सरकार द्वारा जो नियम निर्धारित किए गए हैं सरकारी स्कूल के लिए, वो नियम उनको लागू करने पड़ते हैं और शिक्षकों को भी वही तनख्वाह देनी पड़ती है जो स्कूल सरकार द्वारा तय की गई है ना। तो अर्धशासकीय इसको कह सकते हैं। और अनुदान ना प्राप्त करने वाले हैं ना पूर्ण प्राइवेट, ठीक है। तो इस प्रकार मान लो सारे विद्यालय आए हैं, तो सारे विद्यालयों में ये जो अधिनियम लागू किया गया। अब दूसरा है ये निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान, जो अभी पढ़ चुके हैं अपन, वही है। विधेयक के दूसरे अध्याय में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के प्रावधान को स्पष्ट किया गया है। क्या किया गया है कि वही जो अभी अपन ने पढ़ा कि 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बालकों को अपनी शिक्षा के लिए कोई भी व्यय देना नहीं पड़ेगा, ना उनकी कोई फीस लगेगी, ठीक है। उनको ड्रेस मिलेगा, बस्ता मिलेगा, सब मिलेगा, केवल आपको स्कूल में प्रवेश लेना है, संस्था में प्रवेश लेना है। यदि कोई बालक अधिक आयु अर्थात 8, 9, 10, 12 वर्ष का है और शिक्षा प्राप्त करना चाहता है, तब भी उससे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगी। तो आप देर से आए हो, 2 साल बाद आए हो, तो उसका दंड दो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। जितने वर्ष का है उसकी उम्र के अनुसार उसकी कक्षा में उसको प्रवेश दिया जाएगा, ठीक है। किसी बालक को ना तो विद्यालय में प्रवेश से रोका जाएगा और ना ही शिक्षा पूर्ण होने तक उसको निकाला जाएगा कि वो मान लो बच्चा 1 महीना 2 महीने नहीं आया तो उसको निकाल दिया, ऐसा नहीं है। उसको जब तक वो अपनी प्राथमिक शिक्षा पूर्ण नहीं कर लेता है, उसको बारंबार बुला के उसको पढ़ाना है, ये इस प्रावधान में रखा गया। यदि कोई बालक अब निश्चित वर्ष हो गए 6 से लेकर 14 तक, मान लीजिए उसने 14 वर्ष पूरे कर लिए, तो उसके बाद भी उसे निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। यदि बालकों की एक विद्यालय में शिक्षा पूरी नहीं होती, मान लीजिए अन्यत्र चला गया वो, ठीक है, उसका परिवार कहीं चला गया, दूसरे गांव में चला गया, तो वो दूसरे गांव में भी जहां पर वहाँ संस्था स्कूल है वहाँ पर उसको दूसरे विद्यालय में प्रवेश दिया जाएगा। मतलब केन प्रकारेण उसकी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करवानी भी होगी, ठीक है। यह व्यवस्था भी निःशुल्क रहेगी। साथ ही दोनों विद्यालय जहाँ से वो पढ़ के गया है, अध्यापन करके गया है, और यदि दूसरे विद्यालय में गया, तो दोनों विद्यालयों का ये उत्तरदायित्व है कि वह स्थानांतरण वाली जो प्रक्रिया है उसमें अपना पूर्ण सहयोग देंगे और कि बालक के साथ किसी प्रकार का पक्षपात नहीं किया जाएगा। इससे क्या आशय है? पक्षपात नहीं किया जाएगा। तो
उसको महसूस किया होगा, या क्या होता है दूसरे स्कूल में जाता है तो है कई प्रकार से बच्चा कमजोर है तो शिक्षक कई प्रकार से क्या करेगा, उसको बार अगर कोई बात है तो उस पे करेंगे, कॉपी कंप्लीट नहीं है तो उसमें भी बोलते उसमें हैं, बोलेंगे एडमिशन लेने लेट आने पर भी एडमिशन नहीं लेते, बहुत मुश्किल से हाँ लेते देर हैं। से यदि बच्चा आया है 2 महीने बाद समय निकल गया है तो इसलिए अब साल भर प्रवेश होता है ना, साल भर प्रवेश होता है, आपकी टीसी नहीं आई है, आपका जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है, इस तरीके से कि अरे ये हमारा रिजल्ट खराब आएगा या इसको बहुत पढ़ाना पड़ेगा, तो उसकी वजह से अक्सर माने ये इस शिक्षक इसको करते हैं। तो इस प्रकार का कोई पक्षपात उसके साथ बच्चे के साथ नहीं किया जाएगा। ये कौन सा हो गया, धारा 2 या अध्याय 2 प्रावधान। इससे संबंधित ये थोड़ा सा मैंने लिया है, प्रशिक्षण विद्यालय में काम करने वाले इस उद्देश्य के विशेष रूप को नियुक्त शिक्षक, मैंने वही जो जैसे मैंने पहले बताया था कि इस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए इनको प्रशिक्षण, शिक्षकों को भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। इन बच्चों की पहचान कौन करेगा, जो बच्चे प्राथमिक शिक्षा पूर्ण नहीं कर पाए उनको कैसे आप पहचान करोगे, कौन करेगा, आप तो नहीं करो, कौन करेगा, किसका उत्तरदायित्व है? स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, अगर वो मान लीजिए वहाँ पे पढ़ते हैं और फिर निकल गए तो वहाँ पे तो टीचरों की ही जिम्मेदारी बनती है, और एक तरीके से कहा जाए तो ये पंचायत की भी जिम्मेदारी होती है ग्राम के तौर पे, क्योंकि वो शिक्षा हर वहाँ की सुविधाओं का ध्यान देते हैं कि वहाँ पे क्या होगा क्या नहीं होगा, बच्चों की शिक्षा पे उनका विशेष ध्यान होना चाहिए, तो ये उनकी जिम्मेदारी बनेगी। और किसकी जिम्मेदारी बनेगी? शिक्षा विभाग की। शिक्षा विभाग की तो माता पिता की, सबसे ज़्यादा माता पिता की, आसपास के समुदाय की, आस पड़ोस की, है ना, हमारे परिवार की, माने सबकी जिम्मेदारी बनेगी, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे परिवार हो, चाहे समुदाय हो, समाज हो, ग्राम पंचायत हो, सभी देखेंगे कि ये बच्चा हमारा ग्राम पंचायत क्या करेगा, ग्राम पंचायत के पास वहाँ की जनसंख्या होती है और कितने बच्चे 6 से लेकर 14 वर्ष तक के हैं, और उससे फिर यहाँ से स्कूल के रजिस्टर से मिलान करेंगे कि कितने बच्चे हमारे नहीं पढ़ने आ रहे हैं, और उनको जाके समझाई दी जाएगी शिक्षकों को भी कि ये टारगेट करेंगे, ये बच्चे हैं जो आपके स्कूल में विद्यालय में नहीं आ रहे हैं, वहाँ जाके माता पिता को समझाएंगे, परिवार को समझाएंगे, तो ये सबका उत्तरदायित्व बनेगा, वो पहचान करेंगे। ये उसी उत्तरदायित्व पे आ गए हम कि सरकार का क्या उत्तरदायित्व है, ठीक है। अध्याय 3 सरकार का क्या उत्तरदायित्व, अध्याय 3 या धारा 3 सरकार के उत्तरदायित्व। अध्याय 3 में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा विधेयक को अनुपालना के लिए केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार तथा स्थानीय प्रशासन, है ना, केंद्र सरकार भी, राज्य सरकार भी, और जो हमारा स्थानीय प्रशासन है ना, उनके उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए। इस विधेयक के प्रावधानों को लागू करने के लिए सभी आवश्यक सामग्री की व्यवस्था कौन करेगा, राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन द्वारा की जाएगी। विधेयक में सरकार के उत्तरदायित्व के अंतर्गत प्रावधान है कि राज्य सरकार और स्थानीय सरकार द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे का विद्यालय में प्रवेश एवं प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने की उपस्थिति को सुनिश्चित किया जाए। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि कमजोर और वंचित वर्ग जो हैं SC, ST, OBC के बालकों के साथ कोई भेदभाव ना हो। कैसा भेदभाव होता है? छुआछूत वाला। जो हमारे उच्च वर्ग के बच्चे हैं या अमीर बच्चे हैं, उनको एक साइड बिठा दिया, उनको दूर बिठा दिया, तो कई बार क्या होता है, बच्चे भी अपने आप को दीनहीन समझते हैं कि उनको अलग बिठा दिया है, तो फिर धीरे धीरे अलग उपस्थिति कम हो जाती है, नहीं जाते हैं, अंदर से वो अच्छा महसूस नहीं करते हैं कि हमको अलग बिठाया जाता है। इस प्रकार का कोई
भेदभाव ना हो, ये कौन देखेगी? स्थानीय सरकार। विद्यालय भवन कैसा होना चाहिए? शिक्षक और शिक्षण सामग्री सभी की जो व्यवस्था है वो कौन करेगा? सरकार और स्थानीय शासन द्वारा की जाएगी, मतलब की जा रही है। और अभी आप देख रहे हैं कि जो प्राथमिक विद्यालय हैं वो सर्व सुविधा संपन्न हो चुके हैं। ये कब हुआ था आपका? 2009 में। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का उत्तरदायित्व होगा कि वे इस विधेयक के प्रावधानों के क्रियान्वयन के लिए किस प्रकार इसको क्रियान्वित करें, समुचित धन भी देगी। बगैर धन के तो कुछ नहीं होगा, है ना। इस अध्याय में बालकों के अभिभावकों के लिए भी निर्देश है कि प्रत्येक अभिभावक अपने 6 से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बालक को विद्यालय में प्रवेश कराएंगे और उनकी पढ़ाई लिखाई पर पूरा ध्यान, कुल मिला के सबका उत्तरदायित्व निश्चित कर दिया गया है। और यहाँ पे एक एक अध्याय लेके अलग अलग किसका क्या उत्तरदायित्व है ये समझाया है। ये हो गया आपका अध्याय 3, सरकार के उत्तरदायित्व और विद्यालय और शिक्षक के क्या उत्तरदायित्व है ना। अध्याय 4 धारा 4, यह सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है जो निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा के प्रावधानों के लिए विद्यालयों और शिक्षकों के उत्तरदायित्व को निर्धारित करता है। दिखाई दे रहा है दूसरा? यह स्पष्ट अध्याय स्पष्ट करता है, बोलो 10 मिनट। यह अध्याय स्पष्ट करता है कि सरकारी विद्यालय किसी भी बालक से शिक्षा के लिए कोई शुल्क नहीं लेंगे। पता चला चुपचाप लेने लगे, है ना। इनको निर्देश रहेंगे शिक्षकों को कि आप कोई भी शुल्क बच्चे से नहीं लेंगे। साथ ही विशेष और निजी विद्यालय भी निर्बल समुदाय के बालकों के लिए पहली कक्षा में, अब प्राइवेट स्कूलों में क्या होता है उनको उनकी व्यवस्था कहाँ से होती है? बच्चों की फीस से ही होती है ना। वो तो लेते हैं, उन्हीं से उनका विद्यालय चलता है, चाहे वो शिक्षकों को वेतन देने हो या फिर अन्य व्यवस्था विद्यालय की। तो यदि इनसे फीस नहीं लेंगे तो दिक्कत जाएगी। इसलिए यहाँ इनको क्या आदेश दिया गया, निर्देश दिया गया कि पहली कक्षा में 25% स्थान वो आरक्षित करेंगे, माने 25% बच्चे आपके वंचित वर्ग से आएंगे और इनसे शुल्क नहीं लेंगे। विधेयक में ये भी है कि शिक्षकों से शिक्षण के अतिरिक्त कोई कार्य नहीं कराया जाएगा। ये कभी लागू नहीं होता, हमेशा ही आदेश आते रहते हैं और पूरे अन्य काम कराए जाते हैं। शिक्षक इस बात पर भी ध्यान रखेंगे कि सभी बालक जो हैं अपनी शिक्षा पूर्ण करें। यदि कोई बालक बीच में पढ़ाई छोड़ देता है तो शिक्षक उसके कारणों का पता लगाएंगे और उसे दूर करने का हर संभव प्रयास करेंगे। विधेयक में विद्यालय द्वारा किसी चंदे के रूप में भी आपको कि ये शाला विकास निधि है, ये चंदा दे दो, वो चंदा दे दो, इस रूप में भी वो किसी बालक से दबाव नहीं बनाएंगे, शिक्षा के लिए कोई शुल्क नहीं लेंगे। और ना ही विद्यालय के लिए कोई चयन प्रक्रिया कि कोई फॉर्म भर रहे हैं या उनसे कोई प्रश्नोत्तरी दे रहे हैं कि इस चयन प्रक्रिया के तहत ही आपका प्रवेश होगा, ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। यदि ऐसा करते हैं तो उन्हें जितना उस बच्चे से लिया है उसका 10 गुना अर्थदंड देना पड़ेगा। ठीक है। चयन प्रक्रिया का उपयोग, यदि आपने चयन प्रक्रिया का उपयोग किया तो उसके लिए आपको 25,000 रुपये की दंड का प्रावधान है। यदि कोई विद्यालय एक बार से अधिक चयन प्रणाली अपनाता है, मान लो उसने 25,000 का दंड कर लिया या दोबारा करा है, तो फिर वो क्या हो जाए 50,000 का दंड इस प्रकार बढ़ता जाएगा। ठीक है, 50,000 का अर्थदंड देना पड़ेगा। विधेयक ये कहता है कि किसी भी बालक को ना तो प्रवेश से रोका जाएगा और ना ही निष्कासित किया जाएगा। एक और है इसमें, किसी भी बालक को कोई भी शारीरिक यातना नहीं दी जाएगी। यदि शिक्षक ऐसा करता है तो विद्यालय प्रशासन अथवा शिक्षा विभाग द्वारा उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। ये हो गया आपका
अध्याय 4, अध्याय 5 प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, है ना? पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। अधिनियम के अनुसार सरकार द्वारा नियुक्त एक शैक्षणिक अधिकारी, जो उच्च स्तर का कोई अधिकारी होगा, वो प्रारंभिक शिक्षा के पाठ्यक्रम और उसका मूल्यांकन को व्यवस्थित करेगा। यह अधिकारी पाठ्यक्रम की जांच भी करेगा कि वो संविधान में जो निहित मूल्य है, यानी प्रारंभिक शिक्षा मतलब उसकी इसके अनुरूपता है कि नहीं है। माने बहुत कठिन कोर्स भी नहीं दे दे, 5वीं तक का जितना बच्चों को ज्ञान होना चाहिए उस पाठ्यक्रम के अनुरूप है कि नहीं है, ये इसकी जांच करेगा। पाठ्यक्रम बालक के ज्ञान और प्रतिभा के विकास के लिए उपयुक्त है कि नहीं है, ये जांच करेगा। पाठ्यक्रम ऐसा हो जो बाल केंद्रित हो। बाल केंद्रित के बारे में अभी अपन ने उस दिन चर्चा की थी। अलग अलग गतिविधियों के माध्यम से बच्चे में सीख उत्पन्न करे, है ना? उसमें उत्सुकता हो सीखने की कि हमको ये सीखना है, जागरूकता हो, उत्सुकता हो। पाठ्यक्रम के बारे में विधेयक में प्रावधान है जहाँ तक संभव हो सके बच्चों को उनकी मातृभाषा में ही शिक्षा प्रदान की जाए। कई जगह गांव की भाषा उपयोग होती है, गांव के बच्चों को तो आप ठेठ ठेठ हिंदी बोलेंगे, उनको समझ में नहीं आता छोटे बच्चों को, तो हम उनकी ही लैंग्वेज में, उनकी भाषा में उनको पढ़ाएं ताकि उनको अपना तो लगे कि हाँ ये हमारे बीच के ही हैं। तो क्या होगा, बच्चा उससे आपको समझेगा, है ना, ध्यान देगा। बालक को डर, सदमा या चिंता मुक्त, उससे नहीं बन रहा है तो डरा दिया, डांट दिया, इस टाइप से कुछ भी नहीं करना है। और अपने विचार को व्यक्त करने के लिए भी कुछ बोल सके। मान लो उसको आता भी है लेकिन हमने उसको डांट दिया तो फिर वो शांत हो जाता है। बहुत जल्दी बच्चे सहन जाते हैं। तो उनको इस प्रकार का वातावरण बना के देना है ताकि वो अपने आप से भी अपने विचार प्रकट कर सके। पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए कि बालक की झिझक को दूर करे, उसे ज्ञान प्रदान करे और व्यवहारिक जीवन में सफलता प्राप्त करने योग्य बनाए। इस अध्याय में यह भी उल्लेख है कि बालक के ज्ञान को समझ और इसे व्यवहार में लाने की योग्यता का व्यापक और निरंतर मूल्यांकन भी हमको निरंतर करते जाना है। इसके बाद 6वां है आपका, एक बार जब बच्चे को आयु उपयुक्त कक्षा में शामिल कर लिया जाता है तो बच्चे की शिक्षा द्वारा विशेष रूप से उसे ध्यान देना जारी रहेगा ताकि वह बाकी कक्षा में शैक्षणिक और भावनात्मक रूप से सफल रूप से एकीकृत पूर्ण कर सके। माने अपने समान 4वीं या 5वीं में यदि एडमिशन लिया है तो धीरे धीरे वो उस स्तर तक पहुंच जाए। 6वां है बाल अधिकारों का संरक्षण। जो उनके अधिकार हैं उनको हम संरक्षित किस प्रकार करेंगे। बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम ये कब बना है, 2005 में। इसके अनुसार गठित राष्ट्रीय एवं राज्य बाल संरक्षण आयोग अपने निर्धारित कार्यों के अतिरिक्त इस अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त जो उसके अधिकार हैं उसकी समीक्षा करेंगे और उन पर प्रभावी क्रियान्वयन के लिए भी अनुशंसा करेंगे। साथ ही निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार के संबंध में प्राप्त शिकायतों की जांच भी करेंगे कि किसको अधिकार दिया गया। बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत वहाँ के अधिकारियों को अधिकार दिया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत शिक्षा के अधिकार से संबंधित कोई भी लिखित शिकायत यदि लिखित रूप में संबंधित क्षेत्र अधिकारी से की जा सकती है और संबंधित अधिकारी यथाशीघ्र मामलों का निपटारा करेंगे। ठीक है, तो ये बाल अधिकारों का संरक्षण हो गया। और 7वां है ये नियम बनाना। ठीक है, किस प्रकार के नियम है वही जो अपन पढ़ चुके हैं उसको अलग अलग रूप में बता दिया गया है। क्या नियम बना है कि सरकार और विद्यालय द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा विधेयक के प्रावधानों को लागू करने के लिए तो प्रावधान बने अपने 6 प्रावधान बने, ये 7वां है ना। तो ये जो 6 प्रावधान अपने बने हैं ये इसके अनुसार विशेष नियम क्या बनाए गए हैं
कि ना तो किसी बालक को विद्यालय में प्रवेश से रोका जाएगा और ना ही उसे निकाला जाएगा, ना ही उनके साथ भेदभाव किया जाएगा। ठीक है, तो ये 3 जो पॉइंट हैं, और इसमें एक आध और जोड़ सकते हो वही कि ना ही किसी प्रकार का शुल्क लिया जाएगा। ठीक है, और अतः इन नियमों के पालन में कार्य करने वालों की विधिक कार्यवाही को भी विधेयक में निषेध माना गया है। इनके अतिरिक्त यदि कोई काम करेगा तो उसको भी इस विधेयक के निषेध मतलब मना किया है, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, दंड दिया जाए। तो इस प्रकार ये आपके 7 अध्याय और पूरे हुए। ये आपकी प्रश्नमाला है। इसी के अनुसार जो अध्याय है उसको एक एक मैंने प्रश्नमाला के रूप में कि पहला है, जैसे आपका 2 नंबर का भी आता है तो इस प्रकार के आ सकते हैं। 2009 क्या है, इसके प्रावधान को स्पष्ट कीजिए, सरकार के क्या उत्तरदायित्व है, अध्याय 3 है ना, विद्यालय और शिक्षक के क्या उत्तरदायित्व हैं, अध्याय 4, बाल संरक्षण अधिकार के का उल्लेख कीजिए, पाठ्यक्रम किस प्रकार निर्धारित किया गया है और कौन कौन से नियम बनाए गए हैं। जो आपके पूरे 7 अध्याय हैं उसी के ऊपर मैंने प्रश्न आपको दे दिए गए हैं। मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है, भाग्य किसी समय लिफ्ट तो बंद हो सकती है, लेकिन सीढ़ियाँ हमेशा ऊंचाइयों की तरफ जाती हैं। ठीक है, आए समझ में पूरा? पॉइंट पूरे समझ में आए? धन्यवाद।